तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो बच्चों। और बच्चों तो नहीं, मैं खुद ही बच्ची हूँ तो लेकिन आइडियोलॉजीज़ की बात करेंगे हम आज के लेक्चर में। जो इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा इसके बुक के पेजेस कवर कर सकें। स्टार्ट करेंगे हम लिबरलिज्म से, देन मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें। मतलब जितना आधे आधे घंटे का लेक्चर, तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे। अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर हुआ तो इसी को कंटिन्यू कर दूंगी। प्लस आपको पता है मैं स्पेशल अपीयरेंस के लिए शुरू में आती हूँ या एंड में आती हूँ, और बीच में अपना वीडियो ऑफ रख देती हूँ। उसका रीज़न मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। और लेक्चर 1 में हमने ओपिगावा स्टार्ट कर दी थी, मतलब बेसिक्स कवर करे थे, जिसमें जो यूनिक बुक्स हैं, कुछ यूनिक थिंकर्स हैं, और जो बेसिक्स होना चाहिए आपको, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक्स पता होना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स वो पढ़े थे। तो जिसने नहीं देखा मत देखना, मर्जी है आपका, लॉस इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मतलब नहीं देखना, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका ना। पहला लेक्चर देखोगे तो बेसिक्स ही तो हैं, आपको तो आते होंगे। मेन तो यहाँ से आइडियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो जिसने फर्स्ट लिखा होगा उसको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, आपको नहीं होगा। और वैसे भी अभी मेरे चैनल पे कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, थोड़ी सी सब्सक्राइबर्स हैं, तो जितने कम सब्सक्राइबर्स उतना कम कंपटीशन। मतलब आप दूसरों से आगे होगे, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी होंगी, मेरे से पढ़ी होंगी, ट्रिक्स के साथ पढ़ी होंगी, और बाकी बच्चे जो दूसरे चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने नोट्स पढ़े होंगे और उनकी कोचिंग से पढ़ा होगा। और जो उन्होंने नहीं कवर कराया होगा वो शायद इस बुक से हमें कवर हो जाए, माइट बी नॉट, है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ लिबरलिज्म की। मतलब लिबरलिज्म एक पीपीटी से पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ओपिगावा से पढ़ेंगे पीडीएफ से, ठीक है। तो लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आया है, जिसका मतलब होता है क्लास ऑफ फ्री मैन, ठीक है। ये तो काफी इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हमारा 17th सेंचुरी में वेस्ट में इस लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी। लिबरलिज्म की शुरुआत नहीं थी, लेकिन जो लिबर्टी वर्ड था, ये जो हमको फ्रीडम का आइडिया था, वो 17th सेंचुरी में वेस्ट में आ चुका था। और 19th सेंचुरी में ये हम बोलते हैं हमेशा, जब भी पीवाईक्यू आता है तो पीवाईक्यू में आपको हमेशा 19th सेंचुरी मार्क करना होता है, क्योंकि लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी 19th सेंचुरी में आई थी। अच्छा, फिर मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? तो मिड 18th सेंचुरी में सबसे पहली बार लिबरलिज्म कहाँ आया? ये भी आपका पीवाईक्यू है, यूके में आया था। कहाँ आया था लिबरलिज्म? यूके में सबसे पहली बार आया था, मिड 18th सेंचुरी में आया था। लेकिन यूके में आने के बाद, जब यूके के आने के बाद क्या हुआ? ये नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड हुआ लिबरलिज्म का आइडिया। देन पूरे के पूरे धीरे धीरे यूरोप में बढ़ता चला गया। तब हम इसलिए हम बोलते हैं कि कब आया था? 19th सेंचुरी में। ऑल्दो सबसे पहली बार यूके में आ चुका था, लेकिन पॉपुलराइज कब हुआ ऐसा आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी कब बनती है कोई भी? जब हम बहुत सारी जगह पे वो पॉपुलराइज हो जाए, तो वो 19th सेंचुरी को हम हमेशा लिबरलिज्म का फेज मानते हैं। देन इसकी जो मेन थीम है वो क्या है? लिबर्टी इंडिविजुअल एंड फेवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब जो लिबरलिज्म है वो हमेशा इंडिविजुअल की लिबर्टी पे फोकस करता है और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे। अब आप पूछोगे मैम ऐसा क्यों कि हम वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है? तो इसके लिए हमें समझना है ओरिजिन ऑफ द लिबरलिज्म। तो कुछ भी समझने से पहले अगर हम उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे क्या होता था ना, पहले के टाइम पे मोनार्क था, ठीक है, और डिवाइन राइट थ्योरी ऑफ द किंग आपने सुनी होगी। और मोनार्क जो था उस टाइम पे, वहां पे एब्सोल्यूट पावर थी मोनार्क के पास, कि सारे हमारे लाइफ के जितने भी डायमेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो सब किसके हाथ में होंगे? हम किसकी कठपुतली होंगे? हम मोनार्क की कठपुतली होंगे। क्यों? क्योंकि मोनार्क को उस टाइम पे डिवाइन राइट्स दे रखे थे। डिवाइन राइट मतलब क्या? कि जो मोनार्क के पास जो पावर है ना मोनार्क की, वो उसको गॉड से मिली है, उसको एक डिवाइन अथॉरिटी है उसके पास, कि वो जैसा चलाना चाहे वो चला सकता है, और लोगों को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है? वो भगवान का दूत है। और भगवान की बात नहीं मानोगे तो इसका मतलब, अगर आप अनाथ की बात नहीं मान रहे तो मतलब आप भगवान की बात नहीं मान रहे हो, ऐसा। तो ऐसा लोगों में डर फैलाया गया था। तो जब थोड़ा सा लोग डेवलप होने लगे और फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, ये हम बात कर रहे हैं फ्यूडलिज्म के टाइम की। तो जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होने लगा, उसके बाद क्या आता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी इमर्ज होने लग जाती है, जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में भी सोचने लग जाते हैं कि यार मोनार्की क्यों सब कुछ हैंडल करेगा, हमें अपने बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में भी तो सोचना है। तो उस केस में क्या होता है? आता है लिबरलिज्म। अब आपको समझ आया कि वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट की क्यों बात करते हैं हमेशा, और स्टेट का इंटरफेरेंस कम से कम क्यों रखना चाहते हैं? वो इसलिए ताकि जो उन्होंने एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क देखी हुई थी,
तो इतनी बंदिशों में जी रहे थे ऑलरेडी, तो जब उनको वहां से हटने का मौका मिला, फ्यूडलिज्म खत्म होने लगा और उनको डिवाइन राइट्स से समझ आने लगा कि इसके इनके पास कोई डिवाइन राइट्स नहीं है, तब वो इस फेज में आते हैं। इसलिए वो हमेशा अथॉरिटेरियन स्टेट को के खिलाफ होते हैं लिबरलिज्म वाले, और किसके खिलाफ हो, और वो अपने आप को गवर्नमेंट की टेरनी से बचाना चाहते हैं। अच्छा, बेसिक टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म क्या है फिर? तो बेसिक टेनेट्स मतलब कि लिबरलिज्म की मेन आइडियोलॉजी, ठीक है, क्या क्या वो चीजों में बिलीव करते हैं। तो वो मानते हैं कि मैन जो है वो एक रैशनल क्रिएचर है, ठीक है। दूसरा, कि मतलब हमें सोचने समझने की शक्ति होती है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, स्टेट को उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, वो प्रोसीजर में मानते हैं, ना कि एंड प्रोडक्ट में। मतलब जो जैसे आपकी जो नेट जीआरएफ का जो जर्नी है, वो आपका क्या है? प्रोसीजर। और आपका एंड प्रोडक्ट क्या है? वो नेट जीआरएफ का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना, वो आपका एंड प्रोडक्ट है। तो जब वो एंड प्रोडक्ट तक आपको जाना है, तो उस जर्नी जो होगी ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ना कि वो एंड प्रोडक्ट। क्योंकि एंड प्रोडक्ट भी आपको तभी मिलेगा ना, जब आपकी जर्नी एकदम अच्छी होगी। जैसी जर्नी आपकी होनी चाहिए, वैसे आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए वो प्रोसीजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ना कि एंड प्रोडक्ट को। ऐसे आप याद रखना, लिबरलिज्म को आप अपने आप से कनेक्ट करके रहना, और इसको याद रखना। देन सिविल लिबर्टीज को प्रमोट करते थे। उसके अलावा वो मार्केट सोसाइटी को बोलते थे कि जो मार्केट सोसाइटी में जो स्टेट है ना, वो एक नेसेसरी इवल है। अब बहुत फेमस स्टेटमेंट, स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, किसने बोली है? थॉमस पेन ने बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि वो बोलते हैं कि स्टेट नहीं होगा ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। ये तो फिर आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। तो स्टेट का होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ दो कामों के लिए: हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिंदगी के को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट होना चाहिए। इसलिए लिबरलिज्म हमेशा मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट देता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो अगर अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्या लिबरलिज्म पूरा का पूरा स्टेट के खिलाफ था? तो नहीं, वो स्टेट के खिलाफ नहीं था। वो उसको पता था कि स्टेट होना चाहिए, तभी तो वो बोलता है ना, स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। तो आपको मतलब वो मिनिमल स्टेट तो चाहता ही था, ऐसा नहीं था कि वो पूरे के पूरा स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहता था। तो इसमें हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और गलत क्वेश्चन पे या गलत ऑप्शन पे हम टिक करके आ जाते हैं। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि वो पूरे के पूरे स्टेट के खिलाफ नहीं था, बस स्टेट के कुछ इंटरफेरेंस के खिलाफ था, कि हमें इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाए, सोशल फ्रीडम मिल जाए, बाकी हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को स्टेट प्रोटेक्ट करे। देन इसके अलावा जो लिबरलिज्म के मेन टेनेट्स है, जो कि सारे तरीके के लिबरलिज्म इसको प्रमोट करते हैं, चाहे फिर वो क्लासिकल लिबरलिज्म हो, मॉडर्न लिबरलिज्म हो, या नियो क्लासिकल लिबरलिज्म हो, वो इन सब में इंडिविजुअल फोकस रहता है। मॉडर्न लिबरलिज्म में तो स्टेट को फोकस रखा जाता है, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात होती है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल और इसमें इंडिविजुअल पे फोकस होता है, फ्रीडम पे, ठीक है। फ्रीडम में तीनों मानते हैं, रीजन में भी तीनों तरीके के लिबरलिज्म मानते हैं, जस्टिस का आइडिया तीनों मानते हैं, टॉलरेशन और डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, और ट्विन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कंसेंट। तो इसको हम 6 के 6 पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम समझते हैं कि 3 तरीके के लिबरलिज्म कौन से होते हैं। 3 तरीके के लिबरलिज्म होते हैं: क्लासिकल, मॉडर्न एंड न्यू लिबरल। तो जो क्लासिकल है वो 19th में आता है, ठीक है। मॉडर्न लिबरलिज्म हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, और न्यू लिबरलिज्म हमारा सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 19 फिर फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी का सेकंड हाफ। अब यहाँ पे आपको एक मैंने पॉइंट बता दिया है कि क्लासिकल में होता है नेगेटिव, फिर देन मॉडर्न में पॉजिटिव, ठीक है, और फिर न्यू लिबरलिज्म में फिर से नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे आपको याद रखना है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव फ्रीडम या पॉजिटिव फ्रीडम, जो क्लासिकल है वो नेगेटिव फ्रीडम की बात करता है, मॉडर्न लिबरलिज्म पॉजिटिव फ्रीडम की बात करता है, और न्यू लिबरलिज्म फिर से नेगेटिव फ्रीडम की बात करता है। वो चाहता है कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसको मैं रिवाइव करूं, वापस लेकर आऊं क्लासिकल को, मॉडर्न नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो नेगेटिव लिबरलिज्म हम यहाँ समझ लेते हैं, नेगेटिव का मतलब क्या। इसको मैं बहुत हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रिक से याद कराती हूँ, जिसमें मैंने बहुत बताया है कि जो स्टेट के लिए नेगेटिव है वो नेगेटिव लिबरलिज्म, और जो स्टेट के लिए पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लिबरलिज्म। स्टेट के लिए नेगेटिव क्या मतलब, आपके लिए कोई चीज नेगेटिव कब होगी? जब आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मैं को इस चीज में इंटरफेयर करना चाहती थी, मेरे को ये चीज करनी थी, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं स्टेट हूँ, ठीक है। तो मैं स्टेट के लिए नेगेटिव, यानी कि स्टेट जब इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंडिविजुअल को प्रॉपर अपनी फ्रीडम है, और इंडिविजुअल नहीं चाहता कि स्टेट हमारे काम में इंटरफेयर करे, तो वो नेगेटिव लिबरलिज्म। पॉजिटिव लिबरलिज्म क्या? जब स्टेट का रोल पॉजिटिव हो,
यानी कि जब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वो आपके काम में दखल अंदाजी दे सकता है, वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिबरलिज्म में आता है हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, जब हमारे एजुकेशन हेल्थ वगैरह के लिए स्टेट काम करता है। और स्टेट का नेगेटिव यानी कि जब स्टेट हमारे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वैसे ही क्लासिकल मॉडर्न और इसके भी मैंने आपको बता दिया, लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म, देन नेगेटिव फ्रीडम का मतलब मैंने आपको समझा दिया, मिनिमल स्टेट मतलब स्टेट का मिनिमल से मिनिमल इंटरफेरेंस हो। और इसमें आपको 3 थिंकर्स पढ़ते हैं, LAB से आपको याद रखना है कि एक क्लासिकल लैब है, क्लासी सा लैब है जिसमें लॉक, स्मिथ और बेंथम। देन मॉडर्न लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट, पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, जो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव फ्रीडम पिछली स्लाइड में। और यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट का पूरा पॉजिटिव रोल होता है। और इसमें हमारे आते हैं 3 मेन थिंकर्स, मिल, JS मिल, ग्रीन और लास्की। तो एक मॉडर्न सा मिल था, वहां पे ग्रीन कलर की लस्सी बनाई जाती थी। तो ऐसे आपको 3 थिंकर्स मॉडर्न लिबरलिज्म के भी याद हो जाएंगे। नियो लिबरलिज्म लेजिस्फेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट को वो खत्म करना चाहते हैं, रीस्टोर लिखा है ना। तो क्लासिकल में जो लेजिस्फेयर इंडिविजुअलिज्म था, अब मॉडर्न लिबरलिज्म जो सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में आता है, वो वापस से इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के वो खिलाफ होते हैं, स्टेट इंटरवेंशन के भी खिलाफ होते हैं, मतलब सेम क्लासिकल वाले पॉइंट्स नियो लिबरलिज्म भी मानता है, और बस इसके थिंकर्स थोड़े से अलग है, जैसे F.A. हाइक है, मिल्टन फ्रेडमैन है और रॉबर्ट नॉसिक है। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, एंड मैंने बोला था कि लिबरलिज्म नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको PPT से जो मैंने अभी दिखाया उससे काफ़ी सारी लिबरलिज्म की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, प्लस ट्रिक्स भी याद हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें जो वहाँ पे नहीं था मैं यहाँ पे बता देती हूँ, और इसको फिर जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो ये लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, जो कि इसका फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट गोल है पब्लिक पॉलिसी का अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रह गई थी। अब इसमें क्या चाहिए, लिबरलिज्म बात करता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स की, कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए अथॉरिटेरियन स्टेट के द्वारा। अथॉरिटेरियन स्टेट क्या होता है, जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप या इंस्टीट्यूशन या फिर कोई सैक्रेड बुक यानी कि जैसे हमारा की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक होती है ना वो, ठीक है, तो वो उसके पास सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है और वो लेजिटिमेट पावर का काम करता है। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है अथॉरिटी, ठीक है, या कोई ग्रुप अथॉरिटी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी हो सकता है, या फिर कोई ऐसे रूल्स जो किसी सैक्रेड बुक में लिखे हों, जैसे बाइबल वगैरह हो गई, ठीक है, कुरान हो गई, या हमारे केस में सैक्रेड हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बुक है उसको मानते हैं, राइट, संविधान को। तो वो क्या है, एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, और उसके पास क्या है, लेजिटिमेट पावर, लेजिटिमेट यानी कि लीगल पावर, एंड इट्स ऑर्डर और डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी ओबेड बाय ऑल विदाउट क्वेश्चनिंग। पर इसको हम अथॉरिटेरियन स्टेट इसलिए बोलते हैं कि जो आपको बोला गया है आपको उसको सिर्फ चुपचाप मानना है बिना किसी सवाल किए। और ये मैंने आपको बता दिया, लेट 17th सेंचुरी में आया था, वेस्ट में आया था, ये हमने PPT में कवर कर लिया है। और हमें अथॉरिटेरियन स्टेट से जो अथॉरिटेरियन स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना, उससे फ्रीडम चाहिए, किसको, लिबरलिज्म वालों को, जो लिबरलिज्म के सपोर्टर है। अभी मैंने आपको इसके फीचर्स बता दिए थे कि मैन को ये रैशनल क्रिएचर मानते थे। क्यों? क्योंकि रैशनल इसलिए क्योंकि वो सोशल प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर सकता है, और वो रैशनल इसलिए भी है, मतलब हम रैशनल इसलिए भी है मैन, क्योंकि हम अपने अच्छे के और बुरे के बारे में सोचना और समझना जानते हैं। ठीक है, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लिबरलिज्म कभी भी इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता। बहुत लोगों को लगता है कि जो लिबरलिज्म है वो सिर्फ इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कॉमन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, कॉमन इंटरेस्ट के वो खिलाफ है, बल्कि ऐसा नहीं है। वो इन दोनों में कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करता। इनफैक्ट वो बोलता है कि जो कॉमन इंटरेस्ट है वो भी क्या है, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट से मिलके बना है, राइट। तो कॉमन इंटरेस्ट को अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो बेसिकली आप किसको फुलफिल कर रहे हो, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल ने अपना अपना इंटरेस्ट बताया होगा, तब जाके ही कॉमन इंटरेस्ट बना होगा। तो कॉमन इंटरेस्ट की तो बात करते हैं। उसके अलावा मैन इज एंडोर्ड विद नेचुरल राइट्स व्हिच कैन नॉट बी ट्रांसग्रेस्ड बाय द अथॉरिटी। तो वो बोलते हैं कि कुछ जो मैन है, मैन यहाँ पे सबके लिए है, मैन और वुमेन दोनों के लिए, तो लेकिन पहले के पेट्रियार्किकल सोच थी ना, तो वो मैन वर्ड ही यूज करते थे हर जगह। तो मैन जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है, उसके पास नेचुरल राइट्स हैं और उसको कोई भी अथॉरिटी खत्म नहीं कर सकती, सप्रेस नहीं कर सकती, ट्रांसप्रेस यानी कि उसको खत्म नहीं कर सकती, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। हमारे पास नेचुरल राइट्स है, ठीक है। अब सिविल सोसाइटी और स्टेट आर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस
तो वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी और जो स्टेट है उसको वो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो कि इंडिविजुअल ने ही क्रिएट किया है कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो जो बोलते हैं कि स्टेट को हमने बनाया है, सिविल सोसाइटी को हमने बनाया है, हमने यानी कि इंडिविजुअल ने बनाया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सबसे बड़ा है भाई, तो उसके नीचे स्टेट आएगा। हम स्टेट हमने बनाया है तो स्टेट हमारे हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि हम स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो आई एम बीइंग अ लिबरल हियर, सो देयर आर एंटाइटल्ड टू डिमांड ओबीडियंस, और वो ओबीडियंस चाहते हैं टू देयर ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कि जो इंडिविजुअल उनको ऑर्डर करे स्टेट वैसा ही करे, सिविल सोसाइटी वैसा ही करे, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग चले और उनके फंक्शंस को फुलफिल करने में हेल्प करे। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज, मैंने ये बता दिया था प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर एंड प्रोडक्ट, हम पढ़ चुके हैं। एंड राइट प्रोसीजर लीड टू राइट डिसीजंस, तो बोलते थे अगर प्रोसीजर सही होगा तो हमारा डिसीजन भी सही निकलेगा। जैसे कि लिबरल व्यू जो है, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, जब भी हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी कॉन्सेप्ट्स भी मैं पढ़ाऊंगी, अभी आइडियोलॉजीज कर रहे हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके अंदर जब लिबरल व्यू आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं किसकी बात करते हैं, राइट प्रोसीजर की, और राइट प्रोसीजर से हमें क्या मिलता है, राइट डिसीजन। देन लिबरलिज्म प्रमोट करता है सिविल लिबर्टी को, ठीक है। और सिविल लिबर्टी का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे सिविल लिबर्टी का मतलब इक्वल फ्रीडम फॉर अदर्स ऑल्सो, ठीक है। एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी मेंट टू इंश्योर इक्वल फ्रीडम फॉर अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि इसको आपने मर्डर करने की आज़ादी दे दी कि भाई तू तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, तेरे को मर्डर करना है, रिवेंज लेना है तो तू कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी आज़ादी इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि दूसरों की आज़ादी हार्म हो, ठीक है, कि दूसरा भाई बंदा की भी तो लाइफ है ना, दूसरे बंदे का भी इंटरेस्ट है, तो वो हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मतलब लॉजिकली देखा जाए और आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। देन तो लिबरलिज्म को आप अपने आप से भी रिलेट कर लो, आज के रियलिटी से रिलेट करते हुए चलोगे ना तो ज्यादा बेटर है। देन लिबरलिज्म अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो लिबरलिज्म बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या कि किसी भी इंडिविजुअल के पास कैन एक्सेप्ट एनी ऑब्लिगेशन विदाउट हिज ओन कंसेंट, यानी कि हम उसकी मर्जी के बिना, मतलब हमारी मर्जी के बिना हमारा पैर भी कोई नहीं हिला सकता। जैसे थे ना वो कौन थे, हनुमान जी के टाइप्स, हनुमान जी थे हाँ, तो वो खड़े हो जाते हैं, उनका पैर हिलाते हैं, हिला नहीं पाता कोई, ऐसा कुछ थे, पता नहीं हनुमान जी थे कौन थे, मेरे को याद नहीं आ रहा। सो मतलब आपकी मर्जी के बिना कोई तिनका भी नहीं हिला सकता, ऐसा मान के चलो। तो वैसा कि आपका कंसेंट लिए बिना आपसे कोई एक्सेप्ट नहीं करा सकता, इसलिए आपको आपके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपके कंसेंट के बिना कुछ नहीं होगा, आपकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाएगा, आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात की जाएगी, ठीक है। उसको ऐसा नहीं है कि उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा, म्यूचुअल बेनिफिट्स को कंसिडर किया जाएगा। स्टेट जो है वो सिर्फ एक एम्पायर का रोल प्ले करेगा, ठीक है। वो देखेगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, बस उसका काम यही देखना है, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनाओगे, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो किसी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको आपके ऊपर बनाया गया है और आपको प्रेशराइज करके वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उससे आपकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, तो उसको वॉइड यानी कि इलीगल या फिर नल डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो उसकी कोई महत्वता नहीं होगी अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया जो प्रेशर के अंडर आके आपने उसको साइन कर दिया, ठीक है। लिबरलिज्म होल्ड दैट पब्लिक पॉलिसी शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फ्री बार्गेनिंग। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये आपको दिख सकते हैं पेपर में, और आपको बस कीवर्ड्स पकड़ना है और आंसर टिक करके आना है कि भाई हाँ ये लिबरलिज्म होगा। देन बिटवीन ग्रुप्स, फ्री बार्गेनिंग होती है ग्रुप्स के बीच में, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म टू परस्यू देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो जो ग्रुप्स इंडिविजुअल ने अपना ग्रुप बनाया है, ठीक है, अपने कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, तो उसमें आपस में फ्री बार्गेनिंग होती है कि भाई बदले में मैं ये तेरे लिए करूंगा और बदले में मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से तू काम करेगा। जैसे होता है ना स्टेट के पास, स्टेट की क्या ड्यूटी है, हमें प्रोटेक्ट करना, और हमारा क्या धर्म है सिटीजन्स का, उनको ओबे करना प्रोटेक्शन के बदले में, तो वो क्या हो गया, एक फ्री बार्गेनिंग। वैसे ही एग्जाम्पल इसमें लिबरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फ्री बार्गेनिंग है वो इंडिविजुअल्स के आपस में हो रही है कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ना कि स्टेट के साथ। देन लिबरलिज्म को शॉर्ट में बात करें तो वो मार्केट सोसाइटी को वो एज अ मॉडल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखता है, जहाँ पे स्टेट का जो रोल है वो कहाँ तक सीमित है। स्टेट सिर्फ इसके लिए लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मैंने आपको बता दिया, और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स की उसमें कोई जगह नहीं है,
ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कॉमन सर्विसेज, ये सारा काम किसका होगा? स्टेट का। लाइफ और प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था, विच वुड नॉट बी अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। मतलब कि ये जो काम है स्टेट का, जो काम है ना लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, उसमें किसी भी तरीके का जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका स्टेट के इस मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेट का काम है लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना, आप अपना काम करो, लेकिन स्टेट का काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो बस सिर्फ उनको पॉलिटिकल सेंस में स्टेट के पास आजादी है, बाकी आप सोशली इकोनॉमिकली आप खुद से फ्री हो। इन लिबरल व्यू द स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, स्टेट एज अ मीन्स, स्टेट को एज अ मीन्स देखा जाता है और इंडिविजुअल को एज अ एंड देखा जाता है, और ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट में नहीं मानता। किसमें? एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट में नहीं मानता। एब्सोल्यूट मतलब कि सब कुछ ही स्टेट कंट्रोल करता है ना जब, तो वो एब्सोल्यूट हो जाता है। अब इसमें कौन कौन थे जो लिबरलिज्म थे? अब ये कौन सा लिबरलिज्म चल रहा है? ये क्लासिकल लिबरलिज्म चल रहा है। मैंने आपको जॉन लॉक, एडम स्मिथ, बेंथम, लैब से याद करा दिया। फादर ऑफ लिबरलिज्म सबको पता है जॉन लॉक है। स्मिथ को, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये याद रखना। ठीक है, तो अडैम को इकोनॉमिक्स का फादर, बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है, ये भी काफी ईजी है, सबको पता है। ठीक है, तो ये सारे लेजिस्लेचर की बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था पिछले थोड़ी देर पहले पीपीटी में। क्लासिकल लिबरलिज्म को हम नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं। 20th सेंचुरी में हर्बर्ट स्पेंसर आए थे, तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हर्बर्ट स्पेंसर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जिन्होंने नेगेटिव लिबरलिज्म को रीएफर्म किया, मतलब ये भी नेगेटिव लिबर्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा करेंगे, एक थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे पॉजिटिव थिंकर एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, और उन सबको मैं ट्रिक से याद करा दूंगी। ठीक है, तो वो आएगा थोड़े दिन में या कल भी आ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि ताकि याद रह जाए। कभी बहुत बारी ना कंफ्यूजन हो जाती है थिंकर्स में, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब 3 थिंकर्स का तो मैंने याद करा दिया था, क्लासी वाला और न्यू लिबरल वाला और बाकी। अब बाकियों भी तो हैं, उनको भी मैं याद करा दूंगी। और फिर थ्रू द, इसमें क्या लिखा है, नेगेटिव लिबरलिज्म को सपोर्ट किया हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस टू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने नेचुरल साइंसेस के प्रिंसिपल्स को सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया। अच्छा, अगर मैं 2x स्पीड में बोल रही हूँ ना, तो आपके पास ऑप्शन है स्लो करने का, आप स्लो कर सकते हो। वेलफेयर स्टेट सबको पता है, जो ऐसा स्टेट जो कि सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ठीक है, जब हमारे हेल्थ एजुकेशन के लिए काम करता है, पुअर रिलीफ, पॉवर्टी को कम करने, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, सबको पता है। तो वेलफेयर स्टेट क्या होता है। देन जेएस मिल जो आए थे, वो यूटिलिटेरियनिज्म को उन्होंने मॉडिफाई किया था और प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेचर को भी मॉडिफाई किया था, और उन्होंने यहाँ से हम मिल जब आते हैं तो मॉडर्न लिबरलिज्म की शुरुआत होती है और थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट को देते हैं। टीएच ग्रीन का जो है मोरल डायमेंशंस देते हैं लिबरलिज्म में, और फुल फ्लेश थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट देते हैं। मैंने आपको वेलफेयर स्टेट बताया, वेलफेयर से आपको याद आना चाहिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव से आपको याद आना चाहिए 3 थिंकर्स मॉडर्न लिबरलिज्म के। मॉडर्न मिल में ग्रीन कलर की लस्की बनाई जाती थी, लस्की हॉब हाउस, और वो जो लस्सी थे वो घर घर जो लस्की थी ना, लस्सी हमारी, वो घर घर जाके बेचते थे, तो हाउस में बेचते थे ना घर घर जाके, तो हॉब हाउस पे हमारे कैसे हो गए पॉजिटिव। ऐसे मैंने बहुत बड़ी स्टोरी बनाई हुई है, सारे याद करा दूंगी पॉजिटिव वाले अलग से। दिस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलफेयर स्टेट फ्लोरिश इन द फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी, ये हम पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव लिबरलिज्म ये भी पढ़ लिया था। RS20 भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो घर पे जाके घर की घंटी बजाते थे ना, टन टन टन, तो 20 से टन टन टन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, सो ऑन पॉलिटिकल साइड की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है कौन? पॉजिटिव लिबरलिज्म। और इकोनॉमिक साइड पे बात करें तो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है कौन? लिबरलिज्म। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हम नीड्स एंड एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं, और कैपिटलिज्म की बात करें तो इकोनॉमिक पावर जो है, जो कुछ लोगों के हाथ में सिर्फ, ठीक है, उसके बारे में कैपिटलिज्म में बात होती है, सिंपल सी बात है। और ये दिस सिचुएशन इज सॉट टू रेक्टिफाई बाय द मैकेनिज्म ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वो बोलते थे कि जो कैपिटलिज्म के अंदर जो एक कमियां है ना, कि बहुत सिर्फ इतना सारा पैसा इतने से लोगों के पास में है, तो इसको हम वेलफेयर स्टेट लाकर ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मॉडर्न लिबरलिज्म ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मॉडर्न लिबरलिज्म की बात हो रही है। अब लिबरल थॉट की बात करें तो लिबरल थॉट में 2 डायरेक्शंस हैं, एक इंडिविजुअलिज्म, एक यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, अब इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म बोलता है कि इंडिविजुअल जो है एक रैशनल क्रिएचर है, और वो अपनी डिग्निटी के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए काम करता है। ठीक है,
उसको क्या चाहिए, फुल रिकॉग्निशन चाहिए, हमें अपने काम का रिकॉग्निशन चाहिए होता है। ठीक है, कब, जब पब्लिक पॉलिसी बना रहा हो हमारा स्टेट, कोई डिसीजन ले रहा हो, तो हमारी इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करा जाए, ऐसा कौन चाहता है, एक इंडिविजुअल, कौन, जो कि रैशनल है। तो ये इंडिविजुअलिज्म की बात है। इसका मतलब कोई भी इंडिविजुअल शैल बी मेड टू सफर इन ऑर्डर टू बेनिफिट एनी लार्जर यूनिट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आप बेटर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो तो किसी, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को आप हार्म कर दो क्योंकि 4 लोगों का फायदा हो रहा है उससे, नहीं, उस एक को भी उतना ही कंसिडर करो। यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी को भी रिकॉग्निशन देने की बात हो रही है, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं तो। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल भी सफर नहीं होना चाहिए दूसरे लोगों के बेनिफिट के लिए, कि भाई पूरे सोसाइटी का बेनिफिट हो रहा है तो भाई ये 2-3 लोग ही तो हैं, चलो इसको तो मार ही देते हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखो, ऐसी बात हो रही है। अफर्मेटिव एक्शन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे। Then, according to this view, only an individual can have rights, family, trade union, corporation, or the state cannot have any rights. तो इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ किसके पास राइट हो सकते हैं, सिर्फ बात, अरे ये तो हाईलाइटर भी हट गया, कोई बात नहीं। सो इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडिविजुअल के पास राइट हो सकते हैं, इंडिविजुअल के पास फैमिली हो सकती है, ट्रेड यूनियन, कॉर्पोरेशन, लेकिन स्टेट के पास किसी भी तरीके के राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है भाई, तो इंडिविजुअल की बात करेगा ना। और इंडिविजुअलिज्म सपोर्ट करता है सोशल और लीगल सिस्टम को, तो वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इंडिविजुअल्स के बीच में जो आपस में वॉलेंट्री ट्रांजैक्शन होती है, मतलब अपनी मर्जी से। दिस व्यू स्ट्रांगली अपहोल्ड्स market society model that even taxation should be confined to the provisions and the maintenance of common services. ठीक है, तो ये मार्केट सोसाइटी मॉडल की बात करता है कौन, इंडिविजुअलिज्म की। इवन जो टैक्स का जो सिस्टम है ना, वो भी सिर्फ कॉमन सर्विसेज तक ही सीमित होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, प्रोविजंस जो है स्टेट के द्वारा, जो स्टेट के पास राइट्स है ना लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ वहां तक कि टैक्स सीमित हो, ऐसा नहीं है कि आप सारे इंडिविजुअल से टैक्स ले रहे हो। तो वो मार्केट सोसाइटी मॉडल की बात करते हैं, और मार्केट सोसाइटी मॉडल में हमेशा प्रॉफिट की बात हो रही होती है, राइट। तो प्रॉफिट की बात हो रही है तो कोई भी वो इंडिविजुअल नहीं जाएंगे कि भाई हमारी प्रॉपर्टी जो हमने मेहनत से कमाई है वो टैक्स में जाए। तो जॉन लॉक और एडम स्मिथ जो है वो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। वेयरएस ऑन द अदर हैंड यूटिलिटेरियनिज्म में हमारे आते हैं बेंथम, और बेंथम बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, कि जितने ज़्यादा, अगर आपको इस एक पॉलिसी बनाने से 100 लोगों का फायदा हो रहा है, ठीक है, और सिर्फ 10 लोगों का नुकसान हो रहा है, तो कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा हैप्पीनेस के लिए ज़्यादा नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो 10 लोगों का नुकसान हो कोई बात नहीं, लेकिन 100 लोग जो है उससे खुश हो रहे हैं ना, तो वो ही है यूटिलिटेरियनिज्म। Where interest of the few may be sacrificed in the interest of the collectivity. Happiness is defined as the balance of pleasure over pain. ठीक है, तो happiness क्या है, जब आपका, ऐसे मैं तराजू बना देती हूँ एक ऐसा, ठीक है, और ये आपका पल्लड़ा भारी हो गया, यहाँ पे प्लेजर है, यहाँ पे पेन है, ठीक है, तो आपको प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है और नुकसान कम हो रहा है, बेसिकली इतना ही। तो ये जेरेमी बेंथम बोलते थे। और ये आपके पास एक PYQ में आया भी था कि who are the 2 sovereign masters, pleasure and pain, according to whom। ठीक है, तो 2 sovereign masters जेरेमी बेंथम ने किसको बोला है, प्लेजर एंड पेन को बोला है। या 2 sovereign masters का जो कॉन्सेप्ट है, एक assertion रीजनिंग का एक स्टेटमेंट था, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा, उसमें यही सेम लाइन लिखी थी, और ऑप्शन में 3-4 नाम लिखे हुए थे, मिल था, बेंथम थे, तो बेंथम ने बोला था, तो बेंथम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड और उन्होंने, बेंथम का आपको सबको पता है क्रिटिसिज्म ये था कि क्वालिटी पे फोकस नहीं किया था, उन्होंने क्वांटिटी पे फोकस किया था। अब बहुत बारी बच्चे भूल जाते हैं कि क्वालिटी पे फोकस किया था कि क्वांटिटी पे, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। बेन 10 कार्टून सबने देखा होगा ना, और बेन और क्या है 10, तो 10 क्या है, एक क्वांटिटी है, क्वालिटी तो नहीं है ना, क्वांटिटी है ना। तो बेंथम, तो बेन 10 से याद रहना चाहिए कि 10 आ रहा है ना, बेन 10 में तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कौन, बेंथम, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। फिर बाद में मिल आते हैं ना, तब मिल बोलते हैं कि भाई मेरे पास एक मिल है और यहाँ पे तो भाई क्वालिटी की लस्सी बनाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी अडल्ट्रेटेड लस्सी बना दी। लस्सी का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लस्सी भी इन्हीं के दोस्त थे ना, इसलिए। तो क्वालिटी वाली लस्सी वो अपने मिल में बना रहे थे, कौन, JS मिल। तो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस की बात की थी उसने नहीं, उन्होंने, क्योंकि भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो JS मिल ने बात की थी क्वालिटेटिव प्लेजर्स की, कि एक प्लेजर जो है उसकी क्वालिटी दूसरे प्लेजर से अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इससे आपको ज़्यादा खुशी मिल रही हो और इसी सेम प्लेजर से किसी और को कम खुशी मिले, नहीं, इस प्लेजर से भी ज़्यादा खुशी मिल सकती है, इससे भी ज़्यादा खुशी मिल सकती है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो क्वालिटी डिफर्स, ना कि क्वांटिटी।
ऑल्सो लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज द हाइएस्ट वैल्यू, क्या बोला था इन्होंने कि दस रिकॉग्नाइज द वैरायटी ऑफ टेस्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, फर्दर ही प्रोजेक्टेड द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज द हाइएस्ट वैल्यू। तो ये कौन बोल रहे हैं? जेएस मिल। तो ये आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि किसने बोला था कि इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू की होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के तो लगेगा कि भाई ये क्लासिकल लिबरलिज्म का हो सकता है, क्योंकि क्लासिकल लिबरलिज्म बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा था और मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट पे फोकस कर रहा था। बट जेएस मिल मॉडर्न लिबरलिज्म में है और वो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल को, क्योंकि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोले? ये यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेटमेंट बाय जेएस मिल। दिस मॉडिफिकेशन इन यूटिलिटेरियनिज्म इज रिलेटेड टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म एंड ट्रांसफॉर्म इट्स बेसिक कैरेक्टर। मिल ने बोला था कि रिच पे ज्यादा टैक्स लगाओ ताकि पुअर का फायदा हो सके और हम वेलफेयर स्टेट ला सके। और यही सेम एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको नॉजिक की जो एंटाइटलमेंट थ्योरी है ना उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी में भी ये चीज़ थी कि वो तो बोलते हैं भाई टैक्स ही मत लगाओ, कि जो हमने अपनी पैसा कमाया अपनी मेहनत से तो उस पर आप टैक्स क्यों लगा रहे हो। ऐसे मिल उसका उल्टा बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा अमीर है उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो ताकि गरीब, हम मतलब अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों का फायदा हो। रॉबिनहुड बनना चाहते हैं ज़्यादा ही। ठीक है, रॉबिनहुड पता ही होगा आप सबको। और क्योंकि ऐसा जब करोगे तो वेलफेयर स्टेट आएगा इनके अकॉर्डिंग। न्यूलिबरलिज्म में आपको मैंने ये समझा दिया था कि वो रिस्टोर करना चाहते थे, वेलफेयर स्टेट के खिलाफ थे, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट चाहते थे। ये वाला कीवर्ड बहुत बार ही आता है। अब इसमें थे एफ ए हाइक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, पर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जब हम हाइट पे जाते हैं, वैसे एक वीडियो भी बनाया है शायद मैंने यूट्यूब पे, वो पूरा ही डाल दूंगी लिबरलिज्म पे। जब हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाके हमें फ्राइड मोमोज खाए, फ्राइड मोमोज से हमें याद आना चाहिए फ्राइड मैन। और जब हमने फ्राइड मोमोज खाए तो हम बीमार हो गए, सिक हो गए। तो जिक से आप सिक याद रख लो, या फिर आपको नोजी, नोजी तो सबको पता है क्या होती है। तो जब फ्राइड मोमोज खाते हैं ना बहुत तीखे होते हैं वो, तो नोजी आ जाती है। तो नॉजिक या फिर जिक से सिक, दोनों में से कोई भी ट्रिक अच्छी लगे वो याद कर लो। इन तीनों को एक साथ याद रखना ताकि ऑड वन आउट में दिक्कत ना हो नेक्स्ट टाइम से। और ये सेकेंड हाफ में आया था 20वीं सेंचुरी की, मैंने बता दिया था। इसमें बोलते हैं जो रिसोर्सेज को हमने ट्रांसफर करना है मोर कॉम्पिटेंट से टू द लेस कॉम्पिटेंट। तो ये इजी था। और लेजिस्फेयर हो गया। इकोनॉमिक स्फीयर में अब जो क्लासिकल लिबरलिज्म और नियो क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क ये है कि जो क्लासिकल वाले थे ना वो इकोनॉमिक स्फीयर की ही बात करते थे ज्यादातर। ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर में हमें फ्रीडम हो, ये हो, वो हो। नियो क्लासिकल तो भाई 2 कदम और आगे। ठीक है, वो बोल रहे हैं हमें सोशल स्फीयर में भी और पॉलिटिकल स्फीयर में भी फ्रीडम चाहिए हर जगह। एटलीस्ट जो पुराने वाले थे उन्होंने पॉलिटिकल स्फीयर में तो स्टेट को रखा था ना कि वो लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करे, मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज वगैरह। पर यहाँ पे इन्होंने तो वो भी हटा दिया कि भाई स्टेट को पूरे तरीके से ही खत्म कर दो। पॉलिटिकल स्फीयर भी हमारे पास होगा, सोशल भी, इकोनॉमिक स्फीयर भी, हर जगह लेजिस्फेयर होना चाहिए। इन अ नटशेल न्यू लिबरलिज्म बात करते हैं फुल ऑटोनॉमी एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इसको कैसे भी याद करो, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये पॉइंट लिख लो, रट लो, या मेरे नोट्स में जब मिलेंगे वो तब देख लेना। तो इंडिविजुअल की फुल ऑटोनॉमी की बात करता है नियो क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, तो नियो से याद रखना, क्योंकि आपको कभी ये स्टेटमेंट देख के लगेगा कि क्लासिकल लिबरलिज्म भी हो सकता है, पर क्लासिकल फुल ऑटोनॉमी की बात नहीं करता था। इट सीक्स इट्स लिबरेशन फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूशंस, कि हमें सारे इंस्टीट्यूशन से आज़ादी चाहिए। ठीक है, सो कॉल्ड आज़ादी। रिस्ट्रेंट टू रिस्ट्रिक्टेड विजन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमको रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, हमारे प्रॉफिट में बाधा आए, मार्केट मॉडल में बाधा आए, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन हमें नहीं चाहिए। इंक्लूडिंग रिलीजन। ठीक है, वो इवन रिलीजन को भी नहीं बोल रहे थे कि भाई हमें बस रिलीजन का इंस्टीट्यूशन भी नहीं चाहिए। अगर रिलीजन भी एक बारी को, हमारा धर्म भी एक बारी को हमारी उसमें रुकावट ला रहा है ना, तो उसको भी हटा दो। फैमिली का इंस्टीट्यूशन हो, कस्टम्स हो, सारी चीज़ों से आज़ादी चाहिए। अगर ये हमारे में रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो ठीक है, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन आ रही है फ्रीडम में तो भाई नहीं चलेगा। देन इट इन अदर वर्ड्स इट ट्रीट्स मैन एज द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। इट इज देयरफॉर हॉस्टाइल टू ऑल सोशल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस और इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो बोलते हैं कि जो न्यू लिबरलिज्म वाले हैं कि ये जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्शन, इंडिविजुअल का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना कहीं हमें सोशल और लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। ठीक है, सो हमें इसके बियॉन्ड जाना है। और मैन, वो बोलते हैं कि हमने मैन को रैशनल क्रिएचर माना था, तो मैन जो है अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिखता है।
ऐसा वो बोल रहे थे। देन इन द पॉलिटिकल स्पेयर की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल स्पेयर में नियो लिबरलिज्म वाले बोलते हैं कि मैन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं लिबरेटेड होनी चाहिए फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस टू इनेबल हिम टू अचीव ट्रू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ताकि मैन एक ट्रू प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सके तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप किसी भी तरीके का दखल मत दो। आई होप समझ आ रहा होगा। नियो लिबरल्स, अगर थक गए हो तो भाई पॉज कर दो, पानी वानी पियाओ, बोर हो रहे हो तो बता दो। अभी कोई जोक है नहीं वैसे, तो मैंने ट्रिक बताई थी तो उसी को देख के हंस लेना दोबारा। बाकी क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो नियो लिबरलिज्म बात करते हैं फ्री मार्केट्स की, और वो के जब भी वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो सोशलिज्म पे फोकस कर रहे हैं और वो अपने चॉइस को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। ट्रांसफर सच डिसीजंस टू द मार्केट विच मैक्सिमाइज देयर चॉइस। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारी चॉइस मैक्सिमाइज हो, हमारा मेटेरियलिस्टिक टेंडेंसी इंक्रीज हो, वो सारे डिसीजन आप मार्केट को दे दो, ना कि स्टेट को। मार्केट यानी कि इंडिविजुअल जो मार्केट में परफॉर्म करे, यानी कि कैपिटलिज्म। अब इकोनॉमिक्स स्फीयर में मार्केट एग्जेम्प्लीफाइज जेन्युइन डेमोक्रेसी, एंड जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे किसने करी है, नियो लिबरलिज्म ने। तो जेन्युइन डेमोक्रेसी जहाँ वर्ड आए, जो कि आया हुआ है PYQ में, तो पक्का से नियो लिबरलिज्म की ही बात हो रही है। और पॉलिटिकल स्फीयर में मार्केट का जो मॉडल है जेन्युइन डेमोक्रेसी का, जहाँ पे वोट्स को ट्रेड किया जाता है अगेंस्ट वेलफेयर बेनिफिट, कि हम आपको वोट देंगे, बदले में आप हमें वेलफेयर बेनिफिट्स दो, एंड द कॉस्ट इज बॉर्न बाय मोस्ट प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो जो सबसे ज़्यादा अमीर है, प्रोडक्टिव है, ठीक है, जो मार्केट मॉडल में सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा है, उसके द्वारा वो कॉस्ट बियर की जाएगी। कौन सी कॉस्ट? वेलफेयर बेनिफिट्स की। तो ऐसा जो वेलफेयर है वो भी हम ही कर रहे हैं, स्टेट नहीं कर रहा, हम यानी कि इंडिविजुअल। क्रिटिकल अप्रेजल, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, बस इतना पढ़ लेते हैं, उसके आगे पढ़ते ही नहीं है। भाई तुम्हें पता है लिबरलिज्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा, वो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा है, और वो कैपिटलिज्म में भी बुर्जुआजीज क्लास को हमेशा सपोर्ट करता है। जो भी हो जाए, बुर्जुआजीज क्लास उसके लिए बेनिफिट रहती है। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो बुर्जुआजीज का इंटरेस्ट इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि बुर्जुआजीज जो थे ना, कैपिटलिस्ट क्लास, पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट की जाती थी, ठीक है, जब फ्यूडलिज्म था। तो यहाँ वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जब फ्यूडलिज्म था ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो फिर लिबरलिज्म की एक वेव आती है और वो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। तो जैसे जैसे फ्यूडलिज्म खत्म होता है, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगते हैं और बुर्जुआजीज को सपोर्ट करने लग जाते हैं। सारे, नॉट वेलफेयर स्टेट वाला छोड़ के, सारे कैपिटलिज्म को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वेलफेयर जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो भी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है बुर्जुआजीज के इंक्लिनेशन में ही। आप सारी आइडियोलॉजी देखोगे ज़्यादातर, तो ये इसका मेजर क्रिटिसिज्म भी होता है हमेशा। तो लिबरलिज्म जो है कैपिटलिज्म से भरा हुआ है, एंड वो हमेशा कैपिटलिस्ट सिस्टम को सस्टेन करके रखना चाहता है और बुर्जुआजीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जो था, स्टेट की पावर जो थी बहुत ज़्यादा थी, मतलब स्टेट की पावर हद से ज़्यादा थी। अर्ली फेज में लिबरलिज्म को ऐसा देखा जाता था कि जो लिबरलिज्म है वो स्टेट की पावर को लिमिट कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो स्टेट को लिमिट नहीं करना चाहता था, वो खुद को बढ़ाना चाहता था कि मिनिमम गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेटिव इंडिविजुअलिज्म हो, मिनिमम रेगुलेशन हो, वो ये चाहते थे। क्योंकि उस टाइम पे फ्यूडल क्लास थी, प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास थी, ठीक है, और वो सारे ह्यूमन कंसिडरेशंस को ध्यान में नहीं रखा लिबरलिज्म ने, ठीक है। आर.एस. ट्वेनी जो थे, इनकी जो बुक है ये कितनी बारी PYQ में आई है, याद रख लो, आर.एस. ट्वेनी की एक्विजिटिव सोसाइटी, ठीक है। एंड इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बनाया तो था, बट ठीक है, देख लो, ट्वेनी का एक्विजिटिव ट्वेनी ऐसे याद कर लो, एक्विजिटिव सोसाइटी यानी कि, और तो एक्विजिटिव 20 से मतलब आर.एस. 20 की एक्विजिटिव सोसाइटी। लेटर फेज में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है और बुर्जुआजीज जो है पावर में आ जाते हैं। फिर जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिनाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, नॉट आउट ऑफ सिंपैथी, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट का भी जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपको मैंने बताया ना, मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है। तो वेलफेयर स्टेट जो था वो इसलिए नहीं आया था कि उनको जो वल्नरेबल सेक्शन है, बेचारे जो लोग हैं, उनके लिए सिंपैथी थी, इसलिए वेलफेयर स्टेट आया था। नो, वेलफेयर स्टेट इसलिए आया था कि भाई उनको ना, वैसे होता है ना, दूर से बच्चे को लॉलीपॉप दिखा दी और खुद सारा आप मतलब ऊपर का केक वगैरह जो है वो आप खा रहे हो और चेरी दिखा दी दूर से, बस हो गया। तो मतलब कि वो रेवोल्यूशन ना करे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितना वो थे ये क्लेवर, कि जो दूसरी क्लास है ना, पावर मिडिल क्लास है, जो पुअर है बेचारे, वो रेवोल्यूशन ना करे, तो उनको दूर से वेलफेयर स्टेट का लॉलीपॉप दिखा दिया बस,
कि हम आपके लिए वेलफेयर कर रहे हैं, स्टेट के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस खत्म, ताकि आप रेवोल्यूशन ना कर सको हमारे खिलाफ। तो ऐसे कुछ थोड़ा बहुत दे दिया, मतलब 2 रोटी कपड़ा मकान दे दिया, एंड बाकी खुद तो वो खुद ही रूल कर रहे हैं। तो मॉडर्न लिबरलिज्म भी कैपिटलिज्म को ही प्रमोट कर रहा है, बुर्जुआजी क्लास को ही सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो मैंने इससे पहले जो बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी खुद ही, मैंने कल ही पढ़ा था और अभी एकदम से दिमाग से स्किप हो गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया था कि मॉडर्न लिबरलिज्म को छोड़ के सारे कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहे हैं, पर ये भी कर रहा था वेलफेयर स्टेट के नाम पे। तो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते थे वो हमेशा से। और इन प्रैक्टिस लिबरलिज्म अपहोल्ड्स अ कैपिटलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंक्रीमेंटल चेंज की उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी, विच इम्प्लाइज स्मॉल एंड कंटिन्यूअल कंसेशन टू द लोअर क्लासेस, कि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लोअर क्लास का भला करते रहेंगे और ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो अपने फेवर में करेंगे, बुर्जुआजीज अपने फेवर में करेंगे। और मतलब ऐसा कि 70% चीज़ें 70 या क्या 80% अपने फेवर में हो रही है और 20% आप वेलफेयर स्टेट का दिखा रहे हो। तो ये एक्चुअल इम्बैलेंस ऑफ ग्रुप इंटरेस्ट है, कि वही मैंने जो रेवोल्यूशन ना करे ये सब मैंने बता दिया। कंटेम्प्रेरी जो लिबरलिज्म है वो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिकनसाइल करता है, रिकनसाइल यानी कि एक साथ जोड़ता है। और इंडिया का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि a handful of business interests are very well organized, active and vocal, while tremendously larger body of consumer is not adequately organized. तो जो बिजनेस इंटरेस्ट है उनको तो बहुत ध्यान में रखा जाता है, और जो ज़्यादातर जो बड़े लेवल पे कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। एंड इम्बैलेंस होता है इन द स्फीयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। ओके, तो ये इंडिया का एग्जाम्पल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसने ट्रेडिशनलिज्म को मॉडर्न रैशनलिज्म से रिप्लेस किया। तो मॉडर्न रैशनलिज्म इज द मेन अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन बाय लिबरलिज्म। इससे पहले रैशनल थिंकिंग और ये सब चीज़ें इतने क्या बोल सकते हैं पॉपुलर नहीं थी, तो रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लिबरलिज्म लेकर आता है कहीं ना कहीं, मॉडर्न रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल अपने हम ट्रेडिशन से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। इट asserted दैट सोशियो इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ मेन इन सोसाइटी विच आर हितरतो यानी कि until now, ठीक है, until now based on tradition should now be based on reason। तो आज तक जितने भी सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन जो आज तक ट्रेडिशन के हिसाब से चलते आ रहे थे, हमारे कल्चर, फैमिली के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, अब वो रीज़न के बेसिस पे होंगे। तो रीज़न और रैशनलिज्म जो है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब पीपीटी दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी थी कि रीज़न है, टॉलरेंस था, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जस्टिस, ये सब। तो वही सारे इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, वही सारे कीवर्ड्स हैं। और न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई लिबरलिज्म की वजह से, और न्यू मिडिल क्लास कौन सी थी, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो ये भी याद रखना कि न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी लिबरलिज्म की वजह से, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट की, और इन्हीं को सबसे पहले फ़ायदा हुआ लिबरलिज्म की वजह से। तो लिबरलिज्म का सबसे ज़्यादा फायदा मर्चेंट्स को हुआ और इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ। फ्यूडलिज्म जो था वो कैपिटलिज्म से रिप्लेस हो गया लिबरलिज्म के आने की वजह से। वर्किंग क्लास की कंडीशन और ख़राब होती गई, रीजन आ गया, फिर सोशलिज्म का राइज हुआ उसके बाद, ठीक है। एंड फेथ इन रीजन इज अ डायनेमिक फोर्स इस लिबरलिज्म की थ्योरी। लिबरलिज्म का जो मेन, जैसे स्टेट इज अ नेसेसरी इवल आप लिबरलिज्म से सोचते हो ना, तो वैसे ही फेथ इन रीजन इज अ डायनेमिक फोर्स इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट जो PYQ में आई थी। तो ये भी लिबरलिज्म से रिलेट करनी है आपको। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस इन अदर ह्यूमन वैल्यूज, ये सारे इनके प्रिंसिपल्स हैं। और लिबरलिज्म के 2 कॉन्टेक्स्ट हैं, पहला कैपिटलिज्म, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे अपन ही भगवान है, नॉट अपन भगवान है, कॉन्स्टिट्यूशन ही भगवान है, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसी के हिसाब से स्टेट काम करेगा। स्टेट की खुद की कुछ आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन होंगी, और इसलिए उनकी पावर को लिमिट किया जाएगा, क्योंकि जब सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है तो स्टेट खुद से कुछ नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अपना डिक्टेटरशिप वगैरह नहीं ला सकता, अपने हिसाब से कभी भी लॉ नहीं बदल सकता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की हद में रह के काम करना है। तो कहीं ना कहीं उसकी पावर लिमिट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आपका मतलब सबको पता है, कैपिटलिज्म का भी मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो बस ये है कि कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसमें इनर कॉन्ट्राडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो कि ह्यूमन वैल्यू से डिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक वे फॉरवर्ड आ गया हमारे लिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है उसका एक लास्टिंग पॉलिटिकल वैल्यूज होती है। लास्टिंग यानी कि हम पॉलिटिकल पावर को कर्व करते हैं, कम करते हैं, लिमिट करते हैं, और पॉलिटिकल वैल्यूज जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है।
अब आ जाता है हमारा मार्क्सिज्म जो है मैं आपको सागर से करा देंगे, ठीक है। बहुत IAS मैराथन चैनल पे जिसका मैंने एक शाउट आउट वीडियो भी बनाया था, तो उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ कवर होगा। मार्क्सिज्म के लिए एक अलग से लेक्चर लेने की भी जरूरत होती है, क्योंकि इसमें न्यू मार्क्सिज्म है, बहुत कुछ है। तो ये बाकी इसमें मतलब आप और बहुत सारे मार्क्सिज्म की ऑलरेडी वीडियोस बनी भी हुई हैं यूट्यूब पे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। एक्स्ट्रा जो है मैं आपको हाईलाइट जो होगा वो दिखा देती हूँ। ये हैव्स नॉट, और हमने कल जो लेक्चर 1 था ना, उसमें भी मैंने मार्क्सिज्म का बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। बस ये याद रखना कि सेंट साइमन, लुइस प्लैंक, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फीरियर और पीजे प्रूदॉन, ये सारे थोड़ा सा मार्क्सिज्म के एंटी हैं, ठीक है। तो ये मार्क्सिज्म के खिलाफ बात करते हैं थोड़ा सा। और मार्क्स और एंगल्स जो थे वो यूथोपियन सोशलिज्म को साइंटिफिक सोशलिज्म से रिप्लेस करना चाहते थे। अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। यूथोपियन सोशलिज्म किससे बदल रहा है? साइंटिफिक सोशलिज्म से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सारी जो इनकी बुक्स है मैंने आपको क्रोनोलॉजी में ट्रिक के साथ याद कराई है, सिर्फ 2 मिनट में पूरी कहानी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यंग मार्क्स की राइटिंग्स को हम न्यू मार्क्सिज्म बोलते हैं, ये याद रखना। न्यू और यंग मार्क्स क्या कौन थे? यंग मार्क्स का मतलब जो इकोनॉमिक और फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आई थी ना 1844 में, तो उसको बोला जाता है कि वो यंग मार्क्स की राइटिंग्स थी, ठीक है। कि जो मार्क्स ने अपने शुरुआती दिनों में लिखी थी वो थी, उसको हम यंग मार्क्स बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। और इसके अंदर हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं मार्क्सिज्म में: डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अगर आपको जो यूट्यूब पे कोई अच्छा सा ना मिले तो अभी वैसे तो सागर से पढ़ा देंगे, बाकी अगर नहीं हुआ, वो नहीं पढ़ा पाए, तो मार्क्सिज्म मैं पढ़ा दूंगी। ये 4 थ्योरीज अच्छे से कवर कर लेंगे। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में आपको हमेशा पता है वो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस की बात होती है, ठीक है। डायलॉग्स की बात होती है। एंटीथेरिंग जो कि एंजल्स की बुक है, वो 3 लॉज ऑफ मटेरियल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म देते हैं, जिसमें वो क्वांटिटी का, ये आप हमेशा पढ़ते हो, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी, और अपोजिशन इंटरप्रिटेशन, इंटरपेनिट्रेशन ऑफ अपोजिशन एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन। उसी के अंदर वो जो 3 एग्जांपल हमेशा आता है, सीड, ट्री वाला, और आइस को वाटर में कन्वर्ट करने वाला, अपोजिट्स वाला, ये सब। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में वो सारा जो एक पूरा थ्योरी बनता है ना, फ्यूडलिज्म आया और लास्ट में क्लासलेस सोसाइटी, इससे पहले सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, तो पूरा जो सर्कल है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का है। कि हिस्ट्री और ये जो बेस और सुपरस्ट्रक्चर आप पढ़ते हो वो भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का पार्ट होता है। प्लस फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं इसमें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर पावर, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि ओपिगावा भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये मार्क्सिज्म बहुत बार भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे रही हूँ। और मैंने आपको बोला था बॉक्सेस, फिगर्स वगैरह तो सब कराऊंगी, तो पहला बॉक्स आ चुका है, और इसमें वही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो जितनी भी हिस्ट्री है ना, रिटर्न हिस्ट्री, उसको उन्होंने हिस्ट्री माना है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। जो रिटर्न हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं, फैक्ट्स मेंशन है, वही हम उसको ही हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं हम, यानी कि कौन? मार्क्सिस्ट। तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो एंशियंट टाइम था, फिर मिडिवल टाइम था, फिर मॉडर्न टाइम था। एंशियंट टाइम में क्या हुआ? हाउस होल्ड बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन हुआ करती थी, और जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती थी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस हुआ। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस हुआ था तो 2 क्लास निकल के आई, मास्टर और स्लेव, जिसको हम स्लेव ओनिंग सोसाइटी बोलते हैं। उसके बाद हम करते हैं कलर चेंज। उसके बाद फिर मिडिवल टाइम आता है, उसमें हम लार्ज स्केल एग्रीकल्चर होने लग जाता है, ठीक है। पहले स्मॉल स्केल था, अब लार्ज स्केल होने लग गया। तब लार्ज स्केल होने लग गया तो अब लोगों शुरुआत हुई फ्यूडलिज्म की, फ्यूडल सोसाइटी आई, और इसमें आए लॉर्ड एंड सर्फ। फिर लार्ज स्केल मशीन थी, लार्ज स्केल बेस्ड प्रोडक्शन हुआ मॉडर्न टाइम्स में, ठीक है। फिर से कलर चेंज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल स्केल, फिर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, और यहाँ पे अब मशीन का प्रोडक्शन भी होने लगा, तो मशीन वगैरह बनने लगी, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और इसमें 2 क्लास हुई, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे चीजें बढ़ती गई, और नई नई क्लासेस इमर्ज होती गई। जो मास्टर्स थे वो लॉर्ड बन गए, जो लॉर्ड थे वो कैपिटलिस्ट बन गए, स्लेव सर्व बन गए, सर्व और वर्कर बन गए, ऐसा। फिर फ्यूचर देखा उन्होंने मार्क्सिस्ट ने, और बोला सोशल रेवोल्यूशन आएगा अब, क्योंकि जब मार्क्सिस्ट थॉट आ रहा था तो उस टाइम कैपिटलिज्म था, और वो बोलते हैं कि बस वर्कर्स को रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा, सोशलिस्ट सोसाइटी आएगी, वर्कर पावर में आएंगे, और कैपिटलिज्म जो है खत्म हो जाएगा। फिर फ्यूचर 2, और जब वर्कर पावर में आएंगे तो जितने भी कैपिटलिज्म के रिमेनेंट्स यानी कि तो बच्चे कुछ कैपिटलिज्म होगा वो भी लिक्विडेट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कम्युनिस्ट सोसाइटी आ जाएगी, और कम्युनिस्ट सोसाइटी जैसी आएगी तो क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी। ये था पूरा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसको हम कभी और डिटेल में पढ़ लेंगे कि हिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो क्या, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया, रिटर्न हिस्ट्री के में वो मानते हैं, और प्रिमिटिव कम्युनिज्म की वो बात करते हैं कि जो प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो सब प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो सबसे पहले आया था,
फ्यूडलिज्म से भी पहले, जो जहाँ से शुरुआत होती है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं जब, तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म से शुरुआत हुई और कम्युनिज्म पे ही खत्म हुई। ठीक है, तब मतलब वो बोलते हैं कि शुरुआत में ऐसा था, कोई स्टेटलेस सोसाइटी थी, क्लासलेस सोसाइटी थी, ये तो फिर फ्यूडलिज्म वगैरह आने लगे ना, और तो हमें खत्म भी कहाँ करना है, कम्युनिज्म पे, क्लासलेस सोसाइटी पे ही। वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये सब बातें करते हैं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है, कि ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म जहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी हो विद कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे किसी का कुछ ऐसा नहीं है, जो तेरा है वो मेरा है वाला सीन होना चाहिए। यहाँ पे वो सारी चीजें, वो एनरो था, फ्लिंट नाइफ थे, स्टोन का यूज होता था, वो सारी वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की सोसाइटी थी। आदि मानव टाइप्स। द स्लेव ओनिंग सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, ये तो पढ़ लिया हमने। फिर लॉर्ड्स एंड सर बुर्जुआजीज़ प्रोलेटारिएट, आपको पता ही है जब ये कैपिटलिज्म आया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, और थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू मैं आपको बताऊंगी अभी। इसमें तो थोड़ा सा सुन लो, ऐसे ये लैंड कैप की, मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो कैपिटलिस्ट होते थे वो जो सारा काम तो वर्कर्स करते थे बेचारे, ठीक है, और जो प्रॉफिट होता था वो भी कैपिटलिस्ट अपने पास रख लेते थे। जैसे इनकी 10 रुपये है सैलरी, ठीक है, और इनको 100 रुपये का सामान ये बना रहे हैं, सैलरी इनको 10 रुपये दे रहे हैं, और जो 90 रुपये बच रहे हैं ना, उसमें 90 रुपये में इनका प्रॉफिट सब कुछ। और आगे चल के अगर प्रॉफिट बढ़ा, मान लो ये जो 90 रुपये बच रहे थे, अब बाद में इनके पास कम से कम 95 रुपीज बच रहे हैं, लेकिन सैलरी फिर भी इनको 10 रुपये ही मिल रही है। इनका वर्कर्स की वजह से कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है, जो वर्कर्स ने काम किया उसकी वजह से कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ा, बुर्जुआजी का प्रॉफिट बढ़ा, पर उसका प्रॉफिट शेयर वर्कर्स को नहीं मिला, वो कोई बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं। सैलरी स्टिक रहेगी, और तुम चाहे जितना मर्जी काम करवाओ, जितना मर्जी प्रॉफिट कराओ, सैलरी बस उतना ही मिलेगा। मतलब मिनिमम वेज मिलता था इतना कि वो वर्कर्स हमारे यहाँ पे काम करे, बस उतना ही वो देते थे। तो वही सरप्लस वैल्यू की थ्योरी थी, कि जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम फिर कभी पढ़ लेंगे, या फिर आपके पास बहुत सारी वीडियोस है वो देख लेना। फिर आता है नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म में हम आते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल पे।